तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम लोग क्लास 8 साइंस का अध्याय 19 पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है वायु एवं जल प्रदूषण की समस्या। तो इस वीडियो में हम लोग इस अध्याय का प्रश्न उत्तर हल करेंगे। तो देखते हैं कि प्रश्न उत्तर है ना, क्या क्या दिया हुआ है अभ्यास का सवाल। तो ये अभ्यास का प्रश्न, ठीक है। तो पहला प्रश्न है, प्रदूषण क्या है? ठीक है, प्रदूषण क्या है? इसी तरह का सवाल दिया हुआ है ढेर सारा। एक एक करके है ना सबका हल आपको बताते हैं। तो देखिए, प्रदूषण क्या है? तो उत्तर लिखेंगे, वायु, जल, मिट्टी या पर्यावरण के अन्य घटकों में हानिकारक और अवांछित पदार्थों का मिलना प्रदूषण कहलाता है। ठीक है, तो प्रदूषण क्या है? तो चाहे पर्यावरण के कोई भी घटक हो, चाहे वायु हो, जल हो, मिट्टी हो, ठीक है, वायु, जल, मिट्टी या पर्यावरण के अन्य घटकों में हानिकारक और अवांछित पदार्थों का मिलना प्रदूषण कहलाता है। अवांछित मतलब होता है जिसको हम नहीं चाहते मिले। ठीक है, जल में कौन चाहता है कि रसायन मिले? ठीक है, वायु में कौन चाहता है कि धूलकण मिले? और वैसे हानिकारक गैसें मिले जो जिसका स्वास्थ्य पे बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो ये हो गया अवांछित, हो गया। ठीक है, अवांछित। उसके बाद आगे लिखेंगे, उद्योगों और वाहनों से निकलने वाला धुआं, कचरा इत्यादि से पर्यावरण में असंतुलन पैदा हो जाता है। तो ये हो गया प्रदूषण। दूसरा सवाल है, क्या स्वच्छ पारदर्शी जल सदैव पीने लायक है? इस पर टिप्पणी कीजिए। तो देखिए, अगर कोई जल है ना पूरा पारदर्शी लग रहा है, एकदम स्वच्छ लग रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो स्वच्छ हो। ठीक है, अगर हम उसका जांच करें ना, तो बहुत सारे हो सकता है सूक्ष्म जीव हो, बैक्टीरिया हो, वायरस हो, और बहुत सारे लवण हो। ठीक है, जो देखने में दिखाई नहीं पड़ता है, समझे, जो हानिकारक लवण है, बहुत सारे दिखाई नहीं पड़ता है। तो उत्तर लिखेंगे, नहीं, स्वच्छ और पारदर्शी जल हमेशा पीने योग्य नहीं होता है। कभी कभी जल में विषैले पदार्थ या जीवाणु होते हैं जो आंखों से दिखाई नहीं देते हैं। ठीक है, वो जल में पूरी तरह से घुला हो रहता है। ऐसे जल को पीने से गंभीर बीमारियां हो सकती है। तीसरा सवाल, क्या आपके आसपास स्वच्छ जल की आपूर्ति हो रही है? इस पर प्रकाश डालिए। तो उत्तर लिखेंगे, नहीं, मेरे आसपास स्वच्छ जल की आपूर्ति नहीं हो रही है। ये आपके आपसे रिलेटेड है ना, ये सवाल है। ठीक है, तो आपके आसपास स्वच्छ जल की आपूर्ति हो रहा है कि नहीं, आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और उसी तरह से सवाल को लिखना है। ठीक है, अगर बोरिंग का पानी है तो जैसे बात तो स्वच्छ होगा, और बहुत सारा बोरिंग का पानी है ना खारा जल होता है, तो वो आप बताइएगा कि कैसा है। तो उसी के अनुसार आपको ये उत्तर जवाब देना है। ठीक है, तो उत्तर लिखेंगे, नहीं, मेरे आसपास स्वच्छ जल की आपूर्ति नहीं हो रही है। हमारे यहाँ नगर निगम के द्वारा पंप के माध्यम से जल आता है, लेकिन पंप कई जगहों से टूटे होने के कारण कई बार गंदा जल आता है। ठीक है, तो नगर निगम से जो पंप के माध्यम से समय से पानी आता है ना, तो बहुत जगह पंप है ना फटा हो रहता है, जिसके कारण क्या है ना, बहुत सारे जो कीड़े मकोड़े भी आ जाते हैं और गंदगी भी आ जाता है। और बोरिंग के जल में आयरन और आर्सेनिक की मात्रा अधिक है, तो यह खारा पानी पीने योग्य नहीं है। ठीक है, तो बोरिंग के माध्यम से भी जो जल निकलता है ना, तो बहुत सारा जगह क्या खारा जल निकलता है, जिसको पूरी तरह से पी नहीं सकते बिना प्योरीफाई किए हुए। चौथा नंबर का सवाल है, शुद्ध वायु और प्रदूषित वायु में क्या अंतर है? शुद्ध वायु और प्रदूषित वायु, देखिए, शुद्ध वायु है ना स्वच्छ और शुद्ध होती है। स्वच्छ और शुद्ध होती है। शुद्ध मतलब कि इसमें और कुछ नहीं मिला हुआ। जो वायु में जो भी गैसें होनी चाहिए, जैसे ऑक्सीजन 21%, ठीक है, नाइट्रोजन 78%, ठीक है, बाकी में CO2 है तो 0.03%, बाकी में अन्य गैसें हैं, तो वो सब क्या, वो सब ठीक है। ठीक है, तो शुद्ध वायु है ना स्वच्छ और शुद्ध होती है। शुद्ध मतलब धूलकण नहीं मिला हुआ, और जो भी है, जो धूलकण है और हानिकारक गैसें जैसे सल्फर का ऑक्साइड, नाइट्रोजन का ऑक्साइड, ठीक है, ये सब नहीं मिला हुआ, और सांस लेने योग्य होती है शुद्ध वायु। क्योंकि प्रदूषित वायु में धुआं मिला हुआ रहता है, धूल और विषैले गैस होते हैं। विषैले गैस जैसे बोले ना, सल्फर का ऑक्साइड, नाइट्रोजन का ऑक्साइड, इसमें बदबू और कीटाणु होते हैं जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं। ठीक है, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। उसके बाद है पांचवा सवाल, अम्ल वर्षा कैसे होती है? अम्ल वर्षा कैसे होती है, टिप्पणी कीजिए, इसके प्रभाव की चर्चा कीजिए। अम्ल वर्षा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो उत्तर लिखेंगे, कारखानों और वाहनों से निकलने वाली सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड वायु के जलवाष्प से अभिक्रिया कर अम्ल बनाते हैं। ये वर्षा जल को अम्लीय बना देते हैं। ठीक, वर्षा जल के साथ मिल गए और वर्षा जल को अम्लीय बना देते हैं। अम्ल वर्षा, ठीक है, इसके बाद है प्रभाव। तो देखिए, अम्ल वर्षा से ना फसलों, पेड़ पौधों, भवनों और स्मारकों को नुकसान होता है। इससे मछलियां मर जाती हैं तथा मिट्टी की उर्वरा शक्ति है ना कम हो जाती है।
तो यहाँ पर देखिए बारी बारी से बताते हैं कि क्या है अम्ल वर्षा, कहते किसको हैं। देखिए फिर से समझिए, तो देखिए वाहनों से, ठीक है, और कारखानों से ना सल्फर डाइऑक्साइड निकलता है, सल्फर डाइऑक्साइड निकला, और ये क्या होता है, ये गैस है, तो जैसे होता है पूरा फैल जाता है वायु में, और नाइट्रोजन के ऑक्साइड निकलता है, ठीक है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, ठीक है, वाहनों से, जो पेट्रोल डीजल चलित जो वाहन है उससे, और कारखानों से निकलता है। उसके बाद बहुत सारे जो पॉलीथीन सब जलाते हैं ना कचरा, उससे निकलता है सल्फर का ऑक्साइड और नाइट्रोजन का ऑक्साइड। और यही जो जैसे जो वायु में पता है कि जलवाष्प है, जैसे है ना, जैसे तालाब रहता है ना, सूरज का प्रकाश पड़ता है तालाब पे, तो ये क्या होता है, तालाब नदियों के जल पे तो वाष्प में बदल जाता है ना जल। तो ये क्या करता है ना, वायु में जो जलवाष्प है ना, इससे अभिक्रिया कर लेता है, ठीक है, कौन, सल्फर का ऑक्साइड और नाइट्रोजन का ऑक्साइड। तो ये क्या करेगा, जल से, जलवाष्प से अभिक्रिया कर लेता है। और जो नाइट्रोजन वाला है ना, ये क्या बनाता है, नाइट्रिक अम्ल बनाता है, अम्ल बना देता है। और ये सल्फर का SO2 है ना, सल्फर डाइऑक्साइड, जैसे अभिक्रिया करके क्या बनाता है, H2SO4 बनाता है, सल्फ्यूरिक अम्ल बना देता है, और ये नाइट्रिक अम्ल बना देता है। ये बहुत स्ट्रॉन्ग अम्ल है, ठीक है, बहुत शक्तिशाली होता है। और जब बारिश होता है ना, बारिश, तो वर्षा जल के साथ ही मिल जाता है और वर्षा जल को अम्लीय कर देता है। तो ये, ठीक है, और ये इससे क्या होता है, ये जब फसलों पर पड़ता है ना, फसल जल जाते हैं, और जो छोटे छोटे पौधे हैं वो सब क्या होते हैं, उन सबको जला देता है। और जो जैसे भवन है, ठीक है, भवन है, स्मारक है, जैसे मान लीजिए ताजमहल है, तो ताजमहल पे गिरेगा तो गिरा तो क्या हुआ, वो काला काला जैसा हो गया, पीला पीला जैसा हो गया। तो भवनों और स्मारकों को नुकसान पहुंचाता है। और अगर तालाब में गिरेगा, तालाब नदियों के जल में, सागर के जल में गिरेगा, तो ये क्या होगा, उसके पानी को ना क्या कर देगा, अम्लीय कर देगा, अम्लीय। और जो मछली है और जो भी जलीय जीव जंतु हैं, इस अम्लीय जल में रहेंगे तो क्या, बहुत सारे क्या मर जाते हैं, बहुत सारे बीमार पड़ जाते हैं। और खेत की मिट्टी में गिरेगा, खेत की मिट्टी में गिरेगा, तो मिट्टी को अम्लीय कर देगा, जिसके कारण क्या, फसल उत्पादन है ना घट जाएगा, तो उर्वरा शक्ति क्या हो जाएगा, मिट्टी का बहुत कम हो जाएगा। अगला है छठा सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा पौधा घर गैस नहीं है, जिसको बोलते हैं ग्रीन हाउस गैस। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस है, मीथेन भी है, नाइट्रोजन नहीं है, ठीक है, नाइट्रोजन पौधा घर गैस नहीं है, ठीक है। तो पौधा घर प्रभाव करता है ना, कि जैसे गर्मी वर्मी में बढ़ जाता है, तो इन सबके गैसों के कारण ना, सल्फर, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, सल्फर डाइऑक्साइड गैस और मीथेन गैस के कारण वायुमंडल में ना, वायुमंडल में गर्मी बढ़ जाता है, ठीक है। तो 7वां नंबर का सवाल है, ताजमहल की सुंदरता को ग्रहण लग रहा है, ताजमहल की सुंदरता को ग्रहण लग रहा है, यानी कम हो रहा है ताजमहल की सुंदरता, क्योंकि संगमरमर का बना हुआ उजला है, तो अम्ल वर्षा होता है ना, तो बोले नहीं था कि ब्लैक ब्लैक हो गया, येलो येलो हो गया। इस पर प्रकाश डालिए। तो देखिए, आगरा से 40 किलोमीटर की दूरी पर मथुरा का तेल शोधक कारखाना है। तेल शोधक, कौन सा तेल शोधक, पेट्रोलियम, ठीक है, पेट्रोलियम को प्योरीफाई करते हैं ना, तो उसमें जो पेट्रोल डीजल केरोसिन तेल और भी जो अन्य रसायन है, उसको अलग अलग किया जाता है, कहाँ, मथुरा में। ये 40 किलोमीटर दूर है आगरा से, यानी ताजमहल से। प्रतिदिन 25 से 30 टन सल्फर डाइऑक्साइड गैस वायुमंडल को देता है, 25 से 30 टन सल्फर डाइऑक्साइड गैस। ये अभी आपको पढ़ाया ना कि सल्फर डाइऑक्साइड से क्या होता है, जलवाष्प से अभिक्रिया करता है, तो क्या बनाता है, सल्फ्यूरिक अम्ल बनाता है। और वही वर्षा के जल के साथ मिलकर क्या कर देता है, उसको अम्लीय कर देता है। इससे क्या होता है, अम्ल वर्षा हो रही है, वर्षा जल में उपस्थित अम्ल संगमरमर से क्रिया करके ताजमहल की दीवारों एवं गुंबज का क्षरण कर रहा है, उसका सुंदरता को बहुत घटा रहा है, पीला पीला कर दिया, ठीक है, और हल्का काला काला कर दिया, ठीक है। इसकी सफेदी फीकी पड़ रही है, ठीक है, बहुत ज्यादा फीका पड़ गया है सफेदी। 8वां नंबर का सवाल है, जल की उपयोगिता बताइए, इसका शुद्धिकरण कैसे किया जाता है। उपयोगिता, तो जल तो बहुत उपयोगी है, तो सबसे ज्यादा जल इस्तेमाल किया जाता है ना खेतों की सिंचाई में, समझे। तो देखिए उत्तर लिखेंगे, जल का उपयोग पीने, यानी घर के कामों में, खाना पकाने, नहाने धोने में होता है, और खेतों की सिंचाई में होता है, ठीक है, खेतों की सिंचाई में सबसे ज्यादा पानी का इस्तेमाल सिंचाई में होता है, उद्योगों में होता है, फैक्ट्रियों में, और जीवन के लगभग हर क्षेत्र में पानी का इस्तेमाल किया जाता है। इसका शुद्धिकरण कैसे करेंगे, तो शुद्धिकरण करने का बहुत सारा तरीका है, तो लिखेंगे जल के शुद्धिकरण के तरीके हैं। तो देखिए सबसे पहले ना, कि जैसे बोरिंग चापाकल से पानी के अंदर निकलते तो हम क्या करते हैं, सूती कपड़ा बांध देते हैं, तो छान लेते हैं, तो थोड़ा सा पानी तो शुद्ध हो ही गया, कचरा तो निकल गया।
तो छान लेंगे, छानना विधि हो गया। और उसमें जो सूक्ष्म जीव है ना, बैक्टीरिया वायरस, उसको मारने के लिए पानी उबाल देते हैं। तो इसलिए डॉक्टर बोलते हैं ना कि उसको उबाल करके उबालिए बहुत ज़्यादा, फिर उसको ठंडा करके पीजिए, ठीक है। किसी बीमार व्यक्ति को डॉक्टर सलाह देते हैं, क्यों? क्योंकि उसमें जो सूक्ष्म जीव है ना वो मर जाता है। उसके बाद फिल्टर करना, तो बहुत सारा फिल्टर आ गया, जैसे केंट है, ठीक है। ये सब फिल्टर करके पिएगा, जिसमें क्या होता है सूक्ष्म जीव है ना मर जाते हैं। जो बिजली से काम करता है उसमें सूक्ष्म जीव भी मर जाते हैं, और जो भी हानिकारक लवण है वो भी फिल्टर हो जाता है। उसके बाद ब्लीचिंग पाउडर मिलाकर या फिटकरी मिलाकर, ठीक है। ब्लीचिंग पाउडर मिलाने से क्या होता है, उसमें जो सूक्ष्म जीव है ना वो मर जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से जल का शुद्धिकरण किया जाता है। और ये यहाँ पे फिटकरी मिलाने से क्या होता है, यहाँ पे जैसे ये गंदा जल है ना, फिटकरी मिलाने से जो भी गंदा है ना, तो ये सब क्या होता है, सब इसी पे आ जाता है। फिर इसको अलग कर लिया जाता है ऐसे, ठीक है, छान के अलग कर सकते हैं। उसके बाद देखिए 9वां प्रश्न, यदि हम प्रदूषित जल पिए तो क्या होगा? तो जाहिर सी बात है, ये तो हानिकारक प्रभाव डालेगा स्वास्थ्य पर। तो उत्तर लिखेंगे, यदि हम प्रदूषित जल पिए तो हमें दस्त हो सकता है, पेट खराब हो जाएगा, उल्टी हो जाएगा, पेट दर्द जैसी बीमारियां हो सकती है, ठीक है। किसी किसी को नहीं होता है। आप देखिए और क्या होगा, ज़्यादा प्रदूषित जल पिएंगे ना तो हैजा हो जाएगा, टाइफाइड, ठीक है, पीलिया हो जाएगा, अतिसार हो जाएगा। ये सब पेट से संबंधित बीमारियां हैं, ठीक है ना, भयंकर बीमारी है। तंत्रिका तंत्र संबंधी विकार इत्यादि गंभीर बीमारियां हो सकती है। तो यहाँ पर तंत्रिका तंत्र, ठीक है ना, यहाँ पे क्या लिखा हुआ, तंत्रिका तंत्र संबंधी विकार। तंत्रिका तंत्र क्या करता है, ये हमारे शरीर में ना, हमारे शरीर में सूचनाओं का आदान प्रदान करता है, मतलब सूचनाओं को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाता है। मान लेते हैं कि कोई भी गर्म वस्तु है, ठीक है, उंगली से छू लिए, ठीक है, उंगली से छुए तो क्या है ना, वो फिर वहां से कहाँ जाता है, वहां से फिर जाता है दिमाग में। वो सूचना दिमाग में गया, तब दिमाग है ना सोचता है, जल्दी से निर्णय लेता है कि इसको हटाना है। तो गर्म वस्तु से फिर उंगली को संदेश देता है कि हटो। तो यहाँ से उंगली से दिमाग में सूचना पहुंचाए और दिमाग से उंगली तक सूचना पहुंचाए, तो कौन क्या, तंत्रिका तंत्र। तो ये सब है ना, ये सब में दिक्कत होने लगेगा, ठीक है। जो सूचना एक जगह से दूसरी जगह पहुंच रहा है ना हमारे शरीर में, तो उसमें भी विकार पैदा हो जाएगा, मतलब खराब से काम करने लगेगा, ठीक है। तो प्रदूषित जल पीने से। अगला सवाल है प्रश्न नंबर 10, क्या बोला गया, सही कथन पर कैपिटल टी तथा गलत कथन पर कैपिटल एफ लगाइए। टी मतलब ट्रू और एफ मतलब फॉल्स होता है। तो यहाँ पर करते हैं, देखिए संसार की 25% जनसंख्या को निरापद पेयजल नहीं मिलता है, यानी पीने योग्य पेयजल नहीं मिलता है, पीने योग्य। तो ये सही बात है, तो हो जाएगा ट्रू। गर्म जल भी एक प्रदूषक होता है, तो हो जाएगा ट्रू, क्योंकि गर्म जल है, जैसे फैक्ट्रियों से जो गर्म जल निकलता है ना, जैसे उसको उपयोग कर लिए, और जो गर्म जल है अगर वो डायरेक्ट अगर नदी में डाल देते हैं ना, तो जो भी जलीय जीव जंतुओं को अचानक है ना बहुत गर्मी लगता है, और फिर क्या, फिर हानिकारक है। तो गर्म जल भी एक प्रदूषक है, तो होता है, तो कैपिटल टी हो जाएगा, सही है। क्योंकि प्रदूषक मतलब क्या, जल का जो है ना, जल का जो सामान्य अवस्था है उसको बिगाड़ दे, और वो हानिकारक हानिकारक हो जलीय जीव जंतुओं के लिए, तो उसको प्रदूषक कहेंगे। तो गर्म जल हानिकारक है जलीय जीव जंतुओं के लिए, तो ये क्या हो गया, प्रदूषक। अगला है, जुलाई माह में प्रतिवर्ष वन महोत्सव मनाया जाता है। तो हाँ, जुलाई माह में प्रतिवर्ष वन महोत्सव मनाया जाता है, तो हो जाएगा कैपिटल टी। अम्लीय वर्षा खेतों की मिट्टी को प्रभावित करता है, तो हो जाएगा कैपिटल ए, सही बात है। तो अम्लीय वर्षा होने से खेतों की मिट्टी है ना अम्लीय हो जाता है, जिसके कारण फसल उत्पादन है ना घट जाता है। तो उसके बाद 11वां प्रश्न है, वायु प्रदूषण रोकने के उपाय बताइए। वायु प्रदूषण, तो वायु प्रदूषण है सबसे ज्यादा क्या होता है, फैक्ट्रियों से होता है और वाहनों से होता है, लकड़ी पे खाना बनाने से होता है, ये सब चीजें। तो उत्तर लिखेंगे, वायु प्रदूषण रोकने के कुछ उपाय हैं। तो क्या क्या है, पेट्रोल या डीजल चलित वाहनों की जगह ना इलेक्ट्रिक या सीएनजी चलित वाहन चलाएंगे, ठीक है। इलेक्ट्रिक या सीएनजी चलित वाहन चलाना। सीएनजी का फुल फॉर्म होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ठीक है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, उसको हिंदी में बोलते हैं संपीड़ित प्राकृतिक गैस, ठीक है ना। तो ये सब से जो चलता है ना इलेक्ट्रिक, ठीक है, तो धुआं तो देता नहीं है। सीएनजी से जो वाहन चलता है वो धुआं नहीं देता, ठीक है, तो पर्यावरण को प्रदूषित नहीं करता। ये तरीका हो गया। और क्या तरीका होगा, सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा का इस्तेमाल करना, ठीक है। तो ये जो सोलर प्लेट की सहायता से होता ना,
बैटरी चार्ज होता है तो वो जाहिर सी बात है उसमें प्रदूषण तो होता नहीं है, तो ये करेंगे इस्तेमाल। उसके बाद है कि ये तो पवन ऊर्जा का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, लेकिन हम एक सामान्य व्यक्ति क्या कर सकता है, सौर ऊर्जा का इस्तेमाल कर सकता है, सोलर प्लेट खरीद के। फिर उसके बाद है उद्योगों में फिल्टर लगाना। देखो उद्योगों में जो बड़ा बड़ा जो है ना धुआं निकलने वाला रहता है ना, तो वहाँ पे फिल्टर लगाएंगे। उसके बाद है पेड़ पौधे लगाना। ये तो बहुत मस्त काम है, ये पेड़ पौधे क्या करते हैं ना, ये हवा को साफ करते हैं। उसके बाद धुआं रहित चूल्हा का प्रयोग करना आदि। ठीक है, तो लकड़ी पे खाना नहीं बनाएंगे तो प्रदूषण नहीं होगा। एलपीजी गैस, ठीक है, इस पे खाना बनाएं। उसके बाद बिजली से चलने वाला होता है, उस पे भी खाना बना सकते हैं, तो वो प्रदूषण नहीं करता, ठीक ना, वायु को प्रदूषित नहीं करता। 12वां प्रश्न में देखिए, रेखा चित्र द्वारा पौधा घर प्रभाव को दिखाइए। सिर्फ बना के फिगर बना के दिखाना है, ठीक है, उसके बारे में लिखना नहीं है। ठीक है, वर्णन करने के लिए तो बोल नहीं रहा है। तो देखिए सबसे पहले ये बनाएंगे, ये चित्र नंबर क्या करेंगे, चित्र नंबर 1 ये हो गया, और ये हो गया चित्र नंबर कितना 2। ठीक है, तो देखिए ये पृथ्वी है, और इस सूरज से ना, सूरज से एक जो किरणें आ रही है ना, ये सब देख रहे हैं, ये सब जो किरणें आ रही हैं, ठीक है, तो पृथ्वी से क्या किए, पृथ्वी से टकराए। ठीक है, और क्या, और फिर बहुत सारी किरणें क्या वापस लौट गए। ठीक है, वापस लौट गए। ये जो पृथ्वी का जो वातावरण है ना, ये जो वायुमंडल है ना, पृथ्वी का जो ये वायुमंडल है, वायुमंडल, तो उसमें क्या, उसमें कुछ कुछ किरणें रुकती हैं और बाकी चली जाती है वापस। देखिए यहाँ पर कुछ किरणें, ये किरणें है ना, ये वायुमंडल में रुक गए, और बाकी किरणें क्या, बाकी किरणें चले गए। तो ये जो किरणें रुकी है ना, पैक हुई है वायुमंडल में, ये बहुत कम है, समझे। तो गर्मी क्या है, गर्मी थोड़ा बहुत पैक हुआ, थोड़ा बहुत। ठीक है, सूरज की किरण है तो सूरज की किरण में गर्मी रहेगा, तो पैक क्या हुआ है, ये कुछ किरणें पैक हुआ ना, तो गर्मी बहुत कम है। कब, जब CO2 जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है ना सामान्य है, तब इसकी मात्रा बहुत कम है। तब जब इसकी मात्रा बहुत ज़्यादा हो जाती है, देखिए ज़्यादा CO2, यानी कि वाहन ज़्यादा चल रहा, ज़्यादा लोग रह रहे हैं यहाँ पे, कचरा ज़्यादा जलाया जा रहा है, फैक्ट्रियों से ज़्यादा CO2 निकल रहा है। ठीक है, मानव ज़्यादा है, मानव की संख्या, पशु पक्षियों की संख्या ज़्यादा है, तो सांस के द्वारा CO2 छोड़ते हैं। पेड़ पौधे बहुत कम है, मेन कारण तो पेड़ पौधा है। ठीक है, CO2 कौन लेता है, पेड़ पौधा लेता है, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन बनाता है। तो पेड़ पौधे की संख्या बहुत कम रहेगा तो CO2 क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो सब जगह क्या है, CO2 बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो CO2 ज़्यादा होने से क्या होता है ना, देखिए तो क्या प्रभाव डालता है। देखिए ये सूरज से प्रकाश आता है ना, तो पृथ्वी से टकराया, ठीक है, टकराया, तो ये क्या करता है ना, बहुत कम मात्रा में वायुमंडल से बाहर किरणें जाती है। ठीक है, बहुत ज़्यादा क्या है ना, CO2 क्या करता है ना, सूरज के प्रकाश को ना वायुमंडल में ही पैक कर देता है। देखिए वायुमंडल में ढेर सारा सूरज की किरणों को पैक कर दिया, जिसके कारण क्या, गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, समझे। तो इसी को कहते हैं पौधा घर प्रभाव कहते हैं। ठीक है, 13 नंबर का सवाल देखिए, कनिकाओं द्वारा होने वाले प्रदूषण की चर्चा कीजिए। कनिकाओं द्वारा, तो उत्तर लिखेंगे, वायु में कई छोटे छोटे ठोस कण तैरते रहते हैं, बहुत छोटा छोटा, ठीक है, जिन्हें कनिकाएं कहते हैं। ठीक, जैसे कहीं बिल्डिंग बन रहा है, ठीक है, कहीं बिल्डिंग बन रहा है या फिर घर बन रहा है, उसके बाद है कहीं कचरा जल रहा है, तो बहुत छोटे छोटे ठोस कण होते हैं ना, तो वो हवा में चले जाते हैं। ठीक है, या फिर वाहन चल रहे हैं तो बहुत धूल उड़ते रहता है, तो बस, तो वायु में कई छोटे छोटे ठोस कण तैरते रहते हैं, जिन्हें कनिकाएं कहते हैं। ये अत्यधिक समय तक वायु में निलंबित रहने से दृश्यता को घटाते हैं। ठीक है, धुंध पैदा करते हैं। ठंड में क्या होता है ना कि जलवाष्प रहता है ना, तो ये जो जो ये जो है छोटे छोटे कनिकाएं है ना, तो इस पे क्या है, इस पे पानी के जो जलवाष्प है ना, वो सब टिका रहता है, जिसके कारण क्या ना, पूरा धुंध हो जाता है। ठीक है, ठंड के मौसम में सुबह सुबह खास करके जब तक सूरज नहीं उगता है। तो ये है ना, ये इस्पात निर्माण, खनन, ताप विद्युत संयंत्रों से, सीमेंट उद्योग से निकले प्रदूषक हैं। ठीक है ना, ये जो कनिका है ना, तो ये सीमेंट उद्योग से निकलती है, बहुत छोटा छोटा, जहाँ पर खनन होता है, जैसे कोयला निकाला जा रहा है, या फिर कोई अयस्क लोहा का, तांबा का, एल्यूमिनियम का अयस्क निकाला जा रहा है। ठीक है, जहाँ पर इस्पात निर्माण हो रहा है, ताप विद्युत संयंत्र जहाँ पर बिजली का उत्पादन किया जाता है, तो वहाँ से है ना, वहाँ से ये कनिकाएं जो छोटे छोटे कण है ना, वायु में अत्यधिक मात्रा में मिल जाता है। 14 नंबर का सवाल है, भोपाल गैस कांड क्या है। भोपाल गैस कांड, तो देखिए उत्तर लिखेंगे, भोपाल गैस कांड एक भयानक औद्योगिक दुर्घटना थी, ठीक है, फैक्ट्री का दुर्घटना था। 2 से 3 दिसंबर 1984 की मध्य रात्रि में, इसलिए 2 से 3 दिसंबर लिखा हुआ, समझे, 2 से 3 दिसंबर रात में हुआ,
फिर पता है कि एक दिन का शुरुआत क्या होता है, 12 बजे रात से ही है ना, 12 बजे रात के बाद से है ना अगला दिन शुरू हो जाता है, समझे। तो देखिए, तो भोपाल गैस कांड क्या है, भोपाल गैस कांड एक भयानक औद्योगिक दुर्घटना थी, 2 से 3 दिसंबर, ठीक है, 2 दिसंबर की रात और 3 दिसंबर की जो सुबह यानी जो 12 बजे के बाद वाला रात है वो, दिसंबर 1984 के मध्य रात्रि में कीटनाशक दवा बनाने वाली जो फैक्ट्री है यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री से मिथाइल आइसोसाइनेट नामक द्रव ताप बढ़ जाने से गैस बन गया। इसका रिसाव शुरू हुआ। यह गैस सांस के साथ फेफड़ों में गई और हजारों लोगों की मृत्यु हो गई। बहुत सारे लोग क्या अपंग हो गए, ठीक है। तो भोपाल गैस कांड कैसे हुआ ना, देखिए भोपाल गैस कांड कैसे हुआ। मान लेते हैं कि एक बड़ा सा है ना ड्राम है, तो इसमें ऐसे द्रव रखा हुआ था, ठीक है। कीटनाशक दवा बनाने वाली जो कंपनी है ना यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री, तो मिथाइल आइसोसाइनेट था, ये जो द्रव रूप में था, और किसी प्रकार से गर्मी बढ़ा फैक्ट्री में, तो गर्मी किसी तरह से बढ़ सकता है, तो ये वाष्प में बदल गया, ठीक है। और यहाँ पर छिद्र उद्र होगा कहीं पे, ऐसे ठीक से ढका हुआ नहीं होगा, तो यहाँ से निकल गया, ठीक है, निकल गया। और आसपास जितने सारे जो घर थे ना, जो रात में तो आदमी सोया हुआ रहता है, तो उसको बुझाएगा थोड़ी, तो ये पूरा फैल गया हवा में। और फिर क्या, बहुत सारे लोग सांस ले लिए हैं, और तो बस बहुत सारे लोगों का मृत्यु हो गया, क्योंकि और बहुत सारे लोग क्या अपंग हो गए। 15 नंबर का सवाल है, पृथ्वी को बचाने के लिए पर्यावरण संरक्षण आवश्यक है, ठीक है। पर्यावरण का संरक्षण करना आवश्यक है, यानी वायु प्रदूषण, वो जितना प्रकार का प्रदूषण है, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, भूमि प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, ठीक है, तो उससे बचाना होगा पृथ्वी को, ठीक है, और पेड़ पौधे लगाना होगा, ये सब चीज़ें। तो पृथ्वी को बचाने के लिए पर्यावरण संरक्षण आवश्यक है। और पर्यावरण में जो है ना, जो सजीव हैं, जैसे पेड़ पौधे हैं, पशु पक्षी हैं, उनकी प्रजातियों को भी सुरक्षित रखना आवश्यक है, ठीक है। तो पर्यावरण में ये सब आते हैं, ठीक है। तो पृथ्वी को बचाने के लिए पर्यावरण संरक्षण आवश्यक है, इस पर प्रकाश डालें। तो जैसे कि पता है कि मानव जीवन पूरी तरह से ना ये पर्यावरण पर निर्भर है, ठीक है। तो देखिए उत्तर लिखेंगे, मानव गतिविधियों से पर्यावरण में प्रदूषण बढ़ता जा रहा है, जिससे प्राकृतिक संतुलन बिगड़ रहा है। हमें जीवित रहने के लिए वायु, जल और भोजन की जरूरत होती है, जो हमें पेड़ पौधे और अन्य जीवों से प्राप्त होती है, समझे। इन सब पर संकट उत्पन्न होने लगा है। इसके परिणाम स्वरूप जलवायु परिवर्तन, प्राकृतिक आपदाएं जैसे बाढ़ है, सुखाड़ है, ये सब, और नई बीमारियां उत्पन्न हो रही हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली क्या बोला गया है कि देखिए, जैसे मानव गतिविधियां, जैसे हम सब बहुत सारे पेड़ काट रहे हैं, तो जंगल के जंगल सफाया कर रहे हैं। जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रहा है ना, खेत के लिए ज़्यादा भोजन चाहिए तो ज़्यादा फसल रोपना पड़ेगा, उसके लिए खेत चाहिए, तो जंगल को काट रहे हैं, ठीक है। तो जंगल को काट रहे हैं तो CO2 की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था, अभी पढ़े थे। तो CO2 की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ने से क्या हो जाएगा, ये जो है ना पौधा का प्रभाव हो जाएगा, समझे। तो और फिर वाहन की संख्या बढ़ रहा है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं, तो प्रदूषण क्या पर्यावरण में बढ़ता जा रहा है, तो प्राकृतिक संतुलन बिगड़ गया, ठीक है, और बहुत सारे जीव की प्रजातियां नष्ट हो गई हैं। तो हम सब पेड़ पौधे और अन्य जीवों पे ही निर्भर है ना। तो इसके पहले वाले वीडियो में भी बता चुके हैं कई सारे चैप्टर में। तो देखिए, तो ये इसके कारण क्या जलवायु परिवर्तन होने लगा, ग्लोबल वार्मिंग है ना होने लगा, और बहुत सारे प्राकृतिक आपदाएं हैं, जैसे सुखाड़ है, का बाढ़ है, कभी ज़्यादा पानी बरसता है, कभी कम होता है, कभी समय से नहीं होता है, इस तरह से ढेर सारी जो प्राकृतिक आपदाएं है ना, प्राकृतिक जो असंतुलन है ना हो गया, और नई नई बीमारियां उत्पन्न हो रही है। तो देखिए यहाँ पर उपयुक्त मिलान कीजिए, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है ना, ये क्या है, ये जब रक्त में चला जाएगा ना, हम लोग सांस ले लेंगे ना, तो रक्त की ऑक्सीजन वहन क्षमता है ना घटती है, ठीक है। और क्लोरीन है, देखिए क्लोरीन है ना, फेफड़े का खराब होना, फेफड़ा खराब हो जाता है। सल्फर डाइऑक्साइड, इससे क्या होता है, अम्ल वर्षा होता है और खांसी होता है, ये आपको बता चुके हैं। और धूल कणिकाओं के कारण आंखों में जलन होता है और खुजली होता है। अब देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए बता देते हैं क्या होता है। जब ये जो कार्बन है, जैसे लकड़ी है, कोयला है, जो भी है, जैसे उसको जलने के लिए जब ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में नहीं मिलता है ना, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस नहीं बनाता, ये कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनाता है। मोनो मतलब एक होता है, कार्बन डाई मतलब दो होता है, ठीक है। मोनो मतलब क्या होता है, एक होता है, तो ऑक्सीजन एक है, ठीक है। और ये क्या होता है, ये जहरीला गैस होता है। जब हम सांस लेते हैं ना, तो अगर हमारे शरीर में चला जाता है, खून में चला जाता है, तो रक्त की ऑक्सीजन वहन क्षमता ना घटा देता है, ठीक है। तो सांस लेने में है ना, तो हमारे सारी कोशिकाओं को, सारे शरीर को है ना, शरीर के सभी अंगों को ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पाता, ठीक है।